हेलो। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी, और उसमें हमने कुछ बुक्स पढ़ी हैं और अभी हमारी जो बुक चल रही है वो है सिक्स क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसको शॉर्ट में लिखें तो ये रहा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग फर्स्ट क्लास। सिक्स की बुक है जिसके हमने इकाई के रूप में बांटे हुए चैप्टर हैं, जिसमें हमने इकाई फर्स्ट पढ़ी थी जिसमें एक और दो चैप्टर थे, और इकाई सेकंड का हमने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया था, तीसरा, और ये है चौथा चैप्टर जिसमें इकाई दो थी, वो थी सरकार के बारे में। तो तीसरे में हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, और चौथे में हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले माया की कहानी पढ़ें। कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस पेन का कलर चेंज करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे यार। चलो नीचे करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं और ये देखते हैं तो ये हमें दिख रहा है विश्व का मैप, वर्ल्ड मैप। ये क्यूआर कोड क्यों दिए हुए होते हैं, कोई बता सकता है कमेंट में? हर बुक में, हर चैप्टर में ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो ये इसमें दिया हुआ है, ये भारत और ये दक्षिण अफ्रीका, इसमें कुछ ऐसा ही कुछ लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में पढ़ने की बात की जा रही थी। तो देखते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय हैं उनका रंग भी सांवला होता है। जोहान्सबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने एक इस 15 साल के स्कूल में जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन, जो जिससे पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों मार दी भाई, पुलिस ने उसको गोली क्यों मारी? तो पुलिस ने उसकी गोली क्यों मारी ये हम इसकी अगली कहानी में पढ़ेंगे। उसके लिए आप ये इसकी पास में बनी हुई तस्वीर दे सकते हैं जिसमें ये छोटी बच्ची बच्ची है और उसकी बड़ी बच्ची माँ है। ठीक है, इसकी कहानी पढ़ते हैं। क्यों क्यों नहीं, नहीं से नहीं, इधर कुछ और लिखा हुआ है। हाँ, माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून में शामिल था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति या इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजाति के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न जातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कार पर विश्वास नहीं हुआ। यार ऐसा भी होता है? विश्वास विश्वास आगे नहीं रहा हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत कि जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज को बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे, और अस्पताल की गाड़ियां भी श्वेत लोगों के लिए अस्पताल की गाड़ियां थी, वे जरूरत के सामान से सुसज्जित होती रहती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे।
अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। इसके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन अफ्रीकान भाषा बोलते थे। हेक्टर्स और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था, जबकि जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकान सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उसमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से ये प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता। तब सभी प्रजाति के लोग हो गए बराबर। अश्वेत लोग किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, उनकी सूची बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेक्टर्स उनके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आप ये सरकार के लोकतंत्र को होने से हमारे को क्या मतलब है भाई? हमारे लिए क्या मतलब? फिर है भागीदारी। भागीदारी समझते हैं। हमारा यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वे प्रतिनिधियों की ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते समय चीजों लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है? सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव से लोगों का सरकार का नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अनेक तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों में, नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसमें पहले ये थोड़ा फोटो में क्या क्या दिया हुआ है उस पर नजर डाल लेते हैं भैया। क्या किसी पर सहमति या असहमति प्रकट की जा सकती है? वो तो आपके ऊपर है, कब की जा सकती है नहीं जा सकती। ये शुरू में एक पहले चैप्टर में सबसे पहले पेज पे दिया हुआ था व्यंग। हाल बुरा नहीं है मतलब कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज नल में पानी आ रहा हो, ऐसे ये पानी की नल लाइन लगी हुई है। संपादक के नाम चिट्ठी, पोस्टर संपादक के नाम चिट्ठी, मतलब अखबारों में आती है ज्यादातर चीजें। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों पर, साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, जहां तक कि यह सड़क के नक्शों पर भी
चिपका दिए जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के चौक पोस्टरों को रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। ये है महेश कपासी, दिल्ली। और ये है कार्रवाई, संपादक को चिट्ठी लिखी थी किसी ने पोस्टरों पर। ये चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम में वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे की पूर्ण गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों को सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। ये किसने लिखा? सोहन पाल, गुवाहाटी, असम में। ये नीचे और लिखा हुआ है, बाढ़ सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। इस तरीके से हम अखबार में चीजें पढ़ते आ रहे हैं। फिर ये लिखा हुआ है कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने इसका विरोध किया और तीखे स्वर में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली को के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अन्य निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि यह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए वो बातें गलत हैं जो न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। क्या लाया जाता है? अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि कभी कभी कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए यह भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए हो पाती। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो इस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे और गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकला गया है, इसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। वैसे इन दंगों के पास में जाने से एक नुकसान ये भी है कि दंगों में हो जाती है लड़ाई, और लड़ाई में कहीं आपके कान, आंख, नाक, कान फूट गया तो यात्री अपने जोखिम पर सफर करें। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा 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 इसलिए होता है कि एक समूह का ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों को भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझ लें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है।
धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस जिस रास्ते पर निकलते हैं यही कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस में लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस को ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। ये सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान की बुनियादी नियम और कानून भी दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है। सबको इसको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। आगे है नदियों। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा कारण विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत करंट के बारे में ध्यान रखते हैं तो ये भी पता होगा आपको। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैरूट बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये वो नदी है, कौन सी नदी है? ये नदी है कावेरी नदी। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेरुट बांध नदी के निचले छोर पर है। मेरुट बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर में पानी छोड़ा जाए। दोनों और राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। सामान्यतः एक समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। इसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की सरकार ने विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी से क्या अस्पृश्यता के बारे में तो व्यवहार में समानता के विचार को ठेस पहुंची अस्पृश्यता यानी प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई। लंबे समय तक दलित लोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा और कई अन्य लोगों ने जोर देने पर यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते हैं। जैसा हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देते जितना जितना लड़कों को देते हैं। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म कर या कम करने का प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? सोचिए जरा। क्या आपको अपने किसी
ही के साथ कोई भेदभाव होते दिखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या आप अन्य लोगों के अपने लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्होंने आपको कैसे समझाया? तो इसी के साथ जो ये चैप्टर था, जो सरकार के लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, उसके तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बातें बताई गई थी। ये 6th क्लास का 4th चैप्टर पॉलिटी का, जो कि हुआ खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 4th के बाद 5th। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।